हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टारगेट फॉर आईक्यू। आज की क्लास में हम सुप्रीम कोर्ट के दो लेटेस्ट जजमेंट के बारे में बात करेंगे जो आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंस रखते हैं। पहले केस का नाम है जफर वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। ये 2024 सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। ये जो केस है ये टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड से रिलेटेड है। ठीक, सीआरपीसी का एक इंपॉर्टेंट और एविडेंस का भी एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड। ठीक, टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड एक इंपॉर्टेंट स्टेज होता है ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन। जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है तो टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड नाम का भी एक स्टेज आता है जो काफी इंपॉर्टेंस रखता है और सेक्शन 9 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में ये स्टेज एक रेलेवेंट स्टेज भी मानी जाती है। ठीक, सीआरपीसी में जो टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड होता है ये सेक्शन 54A में ये टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड की जाती है। अब बात करते हैं टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड है क्या। देखो, अगर कोई ऑफेंस हुआ यानी एक्यूज्ड ने कोई ऑफेंस किया किसी विक्टिम के अगेंस्ट, ठीक, और उस विक्टिम को उस एक्यूज्ड का नाम नहीं पता था। लेट्स सपोज कि ए नाम का व्यक्ति रोड पे चल रहा था, ठीक, एक्यूज्ड आया, एक्यूज्ड ने उसके हाथ से पर्स छीनने की कोशिश करी पर उसने मतलब मना करा। फिर एक्यूज ने 2-3 चाटे वाटे मारे और पर्स लेके भाग गया। ठीक, अब जो विक्टिम थी यानी जो वो लड़की थी उसको एक्यूज का ना तो नाम पता था कि भाई नाम भी नहीं पता, ये भी नहीं पता रहता कहाँ है। तो जब ये इंसिडेंट हुआ उसके बाद वो गई पुलिस स्टेशन और उसने एफआईआर कराई कि मुझे ऐसे ऐसे एक व्यक्ति ने ऐसे मेरे हाथ से पर्स ले लिया और मुझे 3-4 चाटे भी मारे। ठीक, एफआईआर हुई, फिर उसके बाद इन्वेस्टिगेशन हुई। तो जो एफआईआर हुई है ना ये अननेम्ड हुई है, यानी कि जिस एक्यूज के खिलाफ हुई है उस एक्यूज का नाम नहीं पता था। ठीक, तो पुलिस क्या करेगी, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करेगी। उस इन्वेस्टिगेशन में 4-5 लोगों को जिनको उन पे शक जा रहा है कि उस एरिया में ये ऑफेंस करते हैं उनको उठा लेगी। ठीक, उठाने के बाद इन्वेस्टिगेशन के समय विक्टिम अब क्या करेंगे, विक्टिम पुलिस ऑफिसर विक्टिम को बुलाएंगे और बोलेंगे इन व्यक्ति जो 4-5 खड़े हैं व्यक्ति आपके सामने, इनमें से कौन था जिसने आपका पर्स चुराया है। तो जो विक्टिम है वो उस एक्यूज को पहचान लेगी कि इस नाम के व्यक्ति ने या इस इंसान ने मेरा ये पर्स चुराया है। तो ये जो प्रोसीजर होता है ना, ये पूरा प्रोसेस, ये पूरा स्टेज इन्वेस्टिगेशन के समय, इसको बोलते हैं टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड। एक चीज और ध्यान रखिएगा, टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड व्यक्ति यानी इंसानों की भी होती है और वस्तुओं की भी होती है। अगर कोई चीज खो गई और 2 इंसान बोल रहे हैं ये मेरी है या नहीं, तो यानी कि हम टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड व्यक्तियों की भी करते हैं और चीजों की भी करते हैं यानी वस्तुओं की भी करते हैं। ठीक, तो ये एक मोटा मोटा कंसेप्ट था जो टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड होती क्या है। तो मैंने ये लिखा है टीआईपी इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्यूज बाय विटनेस, यानी कि एक्यूज जब इन्वेस्टिगेशन पकड़ा जाता है तो उसके सामने हम एक विटनेस को या विक्टिम को लेके आते हैं कि आप पहचानिए। तो ये जो प्रोसेस होता है उसको हम टीआईपी बोलते हैं। सच परेड इज टू बी कंडक्टेड बिफोर मजिस्ट्रेट इन ऑर्डर टू बी वैलिड। एक चीज और ध्यान रखिए कि सेक्शन 54A सीआरपीसी के अकॉर्डिंग जो टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड होगी ये मजिस्ट्रेट के सामने ही होती है। अगर मजिस्ट्रेट के सामने नहीं होगी तो ये एक इरेगुलर या हम बोल सकते हैं इररेलेवेंट टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड हो जाएगी। ठीक, ऐसा क्यों? क्योंकि पुलिस के सामने हम जो भी स्टेटमेंट देते हैं वो इररेलेवेंट हो जाते हैं। ठीक है, हमने पढ़ा था 25-26 में। और सेक्शन 162 के अकॉर्डिंग भी इसकी कोई वैल्यू नहीं रहती, यानी एविडेंशियल वैल्यू भी इसकी समाप्त हो जाती है सेक्शन 162 ऑफ सीआरपीसी के अकॉर्डिंग। तो इसी वजह से हम जब भी टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड कराते हैं वो हमेशा मजिस्ट्रेट के सामने ही कराएंगे, अदरवाइज फिर उसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी। अब ये जो केस था, इस केस में क्या हुआ, जो एक्यूज्ड था उसका टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन चल रहा था, बट पुलिस वालों से गलती क्या हुई कि वो जो टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड चल रहा था उस प्रोसेस में मजिस्ट्रेट की प्रेजेंस नहीं थी, यानी कि टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड पुलिस ऑफिसर्स के सामने ही हुई है। तो ये जब सुप्रीम कोर्ट केस गया तो कोर्ट ने यही बोला है कि ये जो टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड हुई है इसकी कोई वैल्यू नहीं है और इस बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट ने एक्यूज्ड को एक्विटल कर दिया था। तो ये याद रखना टीआईपी अगर आगे आपका प्रीलिम्स में, वैसे प्रीलिम्स में तो नहीं पूछेंगे बट ये आपके मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अगर आपके मेंस में आगे टीआईपी से रिलेटेड लिखने को तो आप पूरा सेक्शन कंसेप्ट समझाएंगे और ये लेटेस्ट जजमेंट मेंशन कर देंगे। अब जो ये नेक्स्ट जजमेंट है ना, हाई कोर्ट बार एसोसिएशन इलाहाबाद वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश,
ये आपके प्री पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो जजमेंट है ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने डिलीवर करा है। ठीक, अभी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच क्या होती है वो हम कॉन्स्टिट्यूशन जब पढ़ेंगे तब समझेंगे। तो इस केस में बेसिकली हुआ क्या था, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट एक अपील गई थी। अपील में क्या हुआ, जब अपील गई सुप्रीम कोर्ट के पास, तो सुप्रीम कोर्ट ने, यानी जो जज सुन रहा था सुप्रीम कोर्ट का, एक जज बैठे थे, उन्होंने जब सुना तो उन्होंने ये पाया कि ये जो अपील आई है मेरे पास, ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अगेंस्ट ही आई है जो 3 जजेस ने पास करी थी। देखो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच कैसे एस्टैब्लिश होती है, सपोज करो सुप्रीम कोर्ट के 3 जज ने कोई एक डिसीजन दिया था। ठीक, अब क्या हुआ, 4, 5 या 10 साल बाद फिर उसी डिसीजन से रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट में केस आया जिसको सुन रहे थे सिर्फ एक जज। तो अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि 3 जजों का जो डिसीजन आया वो एक जज ओवर रूल्ड कर दे। तो इस केस में भी कुछ ऐसे ही हुआ था, 3 जजों ने जो एक डिसीजन पहले दिया था उसी से रिलेटेड उनके पास केस आया। अब जब उन्होंने देखा कि ये केस 3 जजेस, सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस पहले दे चुके हैं, तो मैं सिंगल जज तो ओवर रूल्ड कर नहीं सकता, तो उन्होंने रेफर कर दिया कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के पास, यानी सीजेआई साहब के पास। सीजेआई साहब ने क्या किया, 5 जजों की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच स्टैब्लिश करी और केस सुनना स्टार्ट करा। जब केस स्टार्ट हुआ तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही पुराने डिसीजन, यानी जो डिसीजन दिया गया था एशियन रिसरफेसिंग ऑफ रोड एजेंसी वर्सेस सीबीआई, इस केस में जो डिसीजन दिया था उस डिसीजन को सुप्रीम कोर्ट ने ओवर रूल्ड कर दिया, बदल दिया। ठीक, अब इसमें दिया क्या था, इस वाले केस में, एशियन रिसर्फिंग केस में हुआ क्या था, जैसे हम सबको पता है जब ट्रायल चलती है, ट्रायल के समय प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जाती है और प्रोसीडिंग में जो भी कोई ऑर्डर पास होता है, ड्यूरिंग प्रोसीडिंग अगर कोई भी ऑर्डर पास होता है तो उस ऑर्डर से जो व्यक्ति विक्टिम बन गया है, जिसके एग्रीव्ड बन गया है, जिसके खिलाफ जो ये ऑर्डर पास हुआ है, वो क्या करेगा, या तो वो हाई कोर्ट या रिविजनल कोर्ट जाएगा कि ये जो ऑर्डर पास किया है उसको पलट दिया जाए। ठीक, तो हाई कोर्ट क्या करती थी, जब हाई कोर्ट के पास मैटर जाता था इस ऑर्डर से रिलेटेड, तो हाई कोर्ट इस प्रोसीडिंग को स्टे कर देती थी कि जब तक हम इस ऑर्डर को अच्छे से सुन ले, अपना डिसीजन दे दें, तब तक जो निचली अदालत में प्रोसीडिंग चल रही है उस पर स्टे लगा देती थी। ठीक, अब क्या हुआ, स्टे जब लगाया तो इस वाले केस में फिर ये मैटर सुप्रीम कोर्ट गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो स्टे लग रहा है ना, जो हाई कोर्ट स्टे लगा देती है, ये 6 महीने के बाद अपने आप खत्म हो जाएगा। यानी निचली अदालत में जो प्रोसीडिंग आपकी स्टे कर दिया हाई कोर्ट ने, वो ऑटोमेटिकली 6 महीने के बाद स्टे खत्म हो जाएगा। ठीक, ये डिसीजन दिया था सुप्रीम कोर्ट ने इस वाले केस में, एशियन रिसर्फेसिंग में। जब ये डिसीजन आया था 2018 में, तो फिर क्या हुआ, बहुत सारी एप्लीकेशन, क्योंकि क्या हुआ पूरे इंडिया में बहुत ही ज्यादा ये जो प्रोसीडिंग्स का स्टे लगी हुई थी, हाई कोर्ट हर मैटर में स्टे कर देता था, तो ऐसी बहुत सारी स्टे प्रोसीडिंग्स थी। तो जब 2018 में ये केस आया, उस केस के आने के बाद ट्रायल कोर्ट में बहुत सारी एप्लीकेशन लगने लगी कि ये जो स्टे हो चुका है 6 महीने से ज्यादा हो गया, अब प्रोसीडिंग को कंटिन्यू कर दिया जाए। ठीक, अब इसी की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को देखते हुए दोबारा से केस गया, केस का नाम यही था हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट बार एसोसिएशन इलाहाबाद वर्सेस स्टेट ऑफ इंडिया। इसी मैटर से रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट में गया और अब सुप्रीम कोर्ट ने ये जो ऑटोमेटिकली 6 महीने के बाद जो वैकेट हो जाता, ऑर्डर कैंसिल हो जाता था, इसको सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है कि अब ये चीज ऐसे नहीं वर्क करेगी, यानी कि अब हाई कोर्ट 6 महीने का टाइम नहीं देगी। ठीक, यानी कि 6 महीने वाला का जो कंसेप्ट था वो अब खत्म हो चुका है। जो पहले प्रोसीजर किया जाता था, जो पहले प्रोसेस होता था, यानी कि अगर हाई कोर्ट ने स्टे का ऑर्डर दे दिया तो स्टे रहेगा जब तक कि स्टे को हाई कोर्ट मना ना कर दे। तो आपका जो ये है, ये मेंस के लिए तो इतना इंपॉर्टेंस रखता नहीं है केस, ये प्रीलिम्स में आ सकता है कि इस वाले केस को, एशियन रिसर्फेसिंग ऑफ रोड एजेंसी को किस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने ओवर रूल्ड कर दिया है। ठीक, तो याद रखिएगा केस का नाम है हाई कोर्ट बार एसोसिएशन इलाहाबाद वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।